हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज गणतंत्र के ऊपर बात करते हैं, रिपब्लिक के ऊपर बात करते हैं। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और लागू करने के बाद ये तय हुआ कि भारतीय राष्ट्र भारत अब एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है, चलिए इस बात को समझते हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस डेमोक्रेसी में या रिपब्लिक में, जिसको रिपब्लिक या डेमोक्रेसी मतलब दोनों अलग अलग टर्म है, इसको भी समझेंगे। और इस जब गणतंत्र की हम बात करते हैं या रिपब्लिक की बात करते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको गणतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको लोकतंत्र कहते हैं। इस डिफरेंस को भी हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो इसी याद में मनाया जाता है, इसी अवसर पर मनाया जाता है। और इसको संविधान सभा ने बाकायदा डिस्कशन किया था। आपके इतिहास का, आपके फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास का एक लंबा काल है, पीरियड है, उस चीज को भी समझने की जरूरत है। और 26 जनवरी को तय किया गया कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्योंकि उस दिन हम भारतीय संविधान के अनुसार गणतंत्र घोषित किए गए। अब यह समझना है कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है। उसमें भी, रिपब्लिक में भी जब हम बात करते हैं तो गण आता है, गण का मतलब लोग होते हैं, गणतंत्र। अगर इसका लिटरल मीनिंग आप निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। मतलब लोग सर्वोपरि हैं इस प्रक्रिया में भी। जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का प्रधान होगा, जैसे भारत में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो राष्ट्र का प्रधान माना जाता है, पहला नागरिक भी उसे माना जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि उसका चुनाव होता है, भले वो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है भारत में, ये बात समझिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में हम बाद में आपको बता सकते हैं, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। लेकिन जिस राष्ट्र का मुखिया का चुनाव या जिस राष्ट्र के मुखिया को चुनने में वहां के लोग पार्टिसिपेट करें, वैसे राष्ट्र को हम लोग गणतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं। और उस नाते, उस इंटरप्रिटेशन के नाते, उस व्याख्या के नाते हम एक गणतंत्र हैं, क्योंकि यहाँ के हेड ऑफ स्टेट को या राष्ट्राध्यक्ष को या राष्ट्राध्यक्षा को यहाँ के लोगों के प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब उन प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में भाग लेते हैं, वो यहाँ के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि हम रिपब्लिक हैं। मतलब ये समझिए कि एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जब हम राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कर रहे होते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों का योगदान होता है, और इसीलिए इसको हम गणराज्य कहते हैं। लोगों का राज, गणराज्य। तो ये एक डेफिनेशन होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके केंद्र में भी लोग होते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हम संविधान जब लागू कर दिए, तब हमने अपने आप को मूल रूप से, या कहें कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से गणराज्य घोषित कर दिए गए। और हम गणराज्य हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। इसमें लोगों का जो शासन होता है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब जो अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, उसके हिसाब से लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। लोगों का यानी कि लोग उसके मूल में हैं, लोगों के द्वारा मतलब जो भी यहाँ की पॉलिसी मेकिंग होगी, जो भी चीजें होंगी, जो भी संविधान है, बाकी सारी चीजें हैं, उसमें लोग मूल हैं। जैसे हम प्रियम्बल का एग्जाम्पल लें और कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी जो पीपल हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, वो मूल हैं डेमोक्रेसी में। तो उनका
उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा शासन भी यहाँ किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या यहाँ का सरकार का जो मुखिया होगा, चाहे एमएलए होगा, चाहे एमपी होगा, चाहे लेजिस्लेटर होगा, जनप्रतिनिधि होगा, यहाँ के लोग उसको चुनेंगे। मतलब उनके द्वारा तय किया जाएगा कि कौन हमारा शासक होगा, कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, कौन हमारे शासन व्यवस्था को चलाएगा, ये लोग तय करेंगे। और तीसरा एलिमेंट जो कहा जाता है कि लोगों के लिए शासन, तो जो भी चुन करके आते हैं वो लोगों के हित में काम करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लोगों के अधिकार के लिए काम करेंगे, उनके फायदे के लिए काम करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यही हुआ, लोकतांत्रिक देश का मतलब यही हुआ कि सारे चीजों में, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे सरकार के मुखिया का चुनाव है, जिसको इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, या विधानसभा के सदस्य का चुनाव हो, लोकसभा के सदस्य का चुनाव हो, पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधियों का चुनाव उसमें उसके केंद्र में लोग हैं, लोग, यहां के लोग, और उन्हीं के लिए शासन व्यवस्था काम करेगा, उन्हीं के लिए शासन व्यवस्था काम करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि गणतंत्र जब हम कहते हैं तो ये टर्म जो है केवल यहां के राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव के सेंस में यूटिलाइज किया जाता है और एक तरह से ज्यादा औपचारिक है। लेकिन थोड़ा सा औपचारिकता से हट करके आप अगर बात करते हैं तो उसमें यह बात पता चलती है कि गणराज्य जब कहते हैं, रिपब्लिक भी जब हम कहते हैं, तो उसके मूल में यहाँ के लोग ही हैं। रिपब्लिक मतलब यहाँ के लोगों का शासन किसके द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा। किनके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर। किसके लिए, लोगों के लिए। मतलब इसमें भी सबसे अगर मूल कोई है तो वो हैं लोग। और लोकतंत्र में भी लोग ही सर्वोपरि हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको समझना अगर हो तो दोनों को अलग अलग आप कंपार्टमेंट में करके समझें। जरूरत इस बात की है कि रिपब्लिक में और डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में और लोकतंत्र में, दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को उसके व्यापक दायरे में देखते हैं तो वो गणतंत्र से ज्यादा व्यापक है। ये लोकतंत्र में ज्यादा व्यापक है, इसको सुधारिएगा। जबकि गणतंत्र जब हम कहते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के शासन की बात करते हैं, लोगों की भागीदारी की बात करते हैं राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में, उसको चुनने में भी वो लोग उनकी महत्ता को रेखांकित किया गया है जो यहाँ के लोग हैं। लेकिन इसके इतर जब हम पूरी प्रक्रिया के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि मूल रूप से लोकतंत्र जिस रूप में हम कह रहे हैं वैसे काम नहीं करता। एक बार जनप्रतिनिधियों के चुनाव के बाद वो किस हिसाब से राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करते हैं, किस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, किस तरह से आइडियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, किस तरह से उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें तय करती हैं कि वो वोटिंग कैसे करते हैं राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो जब यहां पर आप ये सोचते हैं कि ठीक है, लोग की बात तो हो रही है गणतंत्र में, लोग तो केंद्र में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो कंसेप्ट है उसमें, लेकिन ये कहीं मात्र सैद्धांतिक रूप से तो सही नहीं है। केवल सिद्धांत में तो ऐसा नहीं है, क्या व्यवहार में भी ऐसे ही होता है? जिस तरह से इतना अच्छे से हम बता रहे हैं कि हाँ भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग केंद्र में है, गणतंत्र में गण केंद्र में है, मतलब लोग ही। लेकिन सही मायने में एक्चुअल में जब हम रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जिसको मतलब हम ये कहते हैं कि सही में रियल में पॉलिटिक्स होता कैसे, तो जब उसमें आप घुसते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि इस पूरी व्यवस्था में जो गण है या लोक है वो या तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब कि जो जनप्रतिनिधि हैं,
जो राज्य के विधानसभाओं के सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो भागीदारी करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्या वो जनता से कंसल्ट करते हैं क्या? या जनता का कोई से होता है क्या? जो इतनी बड़ी जनसंख्या भारत देश की है, क्या वो जनता शामिल होती है क्या उस गणतंत्र के प्रक्रिया में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अप्रत्यक्ष अगर चुनाव होता है, ठीक है, एक जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव अगर कराया जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत खर्चे में होंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता है ना कि क्या लोगों का से होता है अपने प्रतिनिधियों को इन्फ्लुएंस करने में चुनाव के बाद? दूसरी बात, जो चुनावी राजनीति है वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है, गणतंत्र का हिस्सा है। लेकिन 5 साल यानी कि एक प्रतिनिधि को चुनने के बाद 5 साल तक क्या जनता का कुछ इन्फ्लुएंस होता है क्या उनको अपने अपने मुद्दे या अपने जन कल्याण या अपने कल्याण की बातों को कराने में? ये कितना इफेक्टिव है, ये बात भी सोचना होगा। क्या जनता को जो चाहिए वो मिल पा रहा है? ये जनता को जो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मिला नहीं है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, जो चुनावी राजनीति का कैलकुलेशन है, अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस देश में काम करता है, कितने वोट से कौन व्यक्ति जीतता है, कौन सांसद बनता है, कौन विधानसभा सदस्य बनता है और किसके लिए काम करता है, तो वहां जनता कहां खड़ी है? और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये मुद्दे की बात इसलिए भी है कि जो हम गणतंत्र मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस समय ये रुक करके सवाल पूछने की जरूरत है कि हम कहां पहुंचे हैं अब तक, और जहां भी हम पहुंचे हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जनता कहां खड़ी है। और जनता के खड़े होने का मतलब केवल ये नहीं है कि वोटिंग से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, जो चुनावी राजनीति है उससे ऊपर उठ के, उससे आगे उठ करके समझने की जरूरत है। ये भी समझने की जरूरत है कि जनता एक बार वोट दे देती है तो उसके बाद उसका से कितना होता है, या केवल राजनीतिक पार्टियां अपने विचारधारा और बिना विचारधारा के जनता को मूर्ख बनाती हैं। उनके अधिकार संविधान में दिए गए हैं, क्या वो सही मायने में पूरा हो पा रहा या नहीं हो पा रहा? समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, आर्थिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, राजनीतिक न्याय की बात, प्रतिनिधित्व की बात, क्या वहां इन पैरामीटर्स पर हम कहां खड़े हैं? और समानता जो बढ़ रही है, उस असमानता को दूर करने में हम कितना सफल हुए हैं? ऐसा नहीं है कि देश विकास नहीं किया है, देश विकास किया है, लेकिन वो कितना समानतापूर्ण है, कितना न्यायपूर्ण है। वातावरण को प्रदूषित करने में, जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो गया दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं, जिस तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या उस पॉल्यूशन को कम करने में सरकारें सफल रही हैं? उस केंद्र में लोग हैं कि नहीं हैं? विकास की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लोग हैं या नहीं हैं, या पूरे सिस्टम को कुछ मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं? ये सवाल तो पूछना होगा। हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवाल अपनों से भी कर रहे हैं, अपने लोगों से भी कर रहे हैं, हम खुद से भी कर रहे हैं कि इस 75 सालों में हम कहां खड़े हैं। निश्चित तौर पर कुछ लोगों का विकास हुआ है, विकास हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या यह विकास समानतापूर्ण है? क्या यह बात स्वीकार करने योग्य है कि भले ही कुछ लोगों के प्रति हम अन्यायपूर्ण विकास कर रहे हैं, कुछ लोगों में असमानता बढ़ रही है या उनकी निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोग भले ही हाशिए पर खड़े हो रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अगर विकास कर पा रहे हैं तो उस विकास को जारी रखना चाहिए? या ये तर्क स्वीकार करने योग्य है क्या कि अगर समाज में कुछ लोगों के लिए निर्धनता बढ़ी या असमानता भी बढ़ रही है, लेकिन उसी वजह से हमारा देश एक एंगल से विकास कर रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब मुट्ठी भर लोगों का भी अगर खूब विकास हो रहा है, भले ही मेजोरिटी है लोगों का, वो भले विकसित ना हो, उनका विकास ना हो, इस तरह का तर्क स्वीकार किया जा सकता है क्या? जब हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र कैसा, जहां पर बहुमत में जो लोग हैं, मतलब अधिकतम जो लोग हैं, उन्हें असमानता और अन्यायपूर्ण विकास
का सामना करना पड़े, और जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो निश्चित तौर पर यह डेटा बताता है कि निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो अभिन्न अंग चुनावी राजनीति है या चुनाव है, उसमें भाग नहीं लेते। बहुत नगण्य रूप में वो भाग लेते हैं। अर्बन सेंटर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो उठा के देखिए, और जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज है उसको उठा के देखिए। उसमें लोकतंत्र का असली स्पिरिट दिखेगा कि जो गरीब है, जिसके पास आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, राजनीतिक रूप से वो मजबूत नहीं है, लेकिन वो जाकर के वोट देता है। लेकिन जिनको इस सिस्टम में सबसे अधिक फायदा मिल रहा है वो कभी जाकर के वोट नहीं करते या बहुत नगण्य रूप में जाते हैं। ये जो डाइकोटोमी है, ये जो कंट्राडिक्शन है, इसमें लोग कहां खड़े हैं? लोग चुनाव की जो प्रक्रिया है या चुनावी राजनीति है, चुनाव है, उसको अपने सीने से वो करके चलते हैं। जो बहुमत में लोग हैं, जो अधिकतम लोग हैं इस देश के, अधिकतम जो नागरिक हैं, वो चुनाव को बहुत बड़ा मौका मानते हैं। लेकिन उन्हीं को इस गणतंत्र में सबसे कम फायदा मिलता है, उन्हीं का सबसे कम कल्याण हो रहा है, उन्हीं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हीं को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, उन्हीं को अन्याय झेलना पड़ रहा है, उन्हीं को आपके लीगल सिस्टम में सबसे ज्यादा अत्याचार झेलना पड़ रहा है। चाहे पुलिस हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, सबसे अधिक उन्हीं का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। लेकिन जिनका सबसे कम योगदान है, जो लोक में भी बहुत बड़ा चंक नहीं है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, उसने पूरी तरह से सिस्टम को हाईजैक कर रखा। और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस लोकतंत्र में लोग कहां हैं, लोग कहां हैं? जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, जो लोग होते हैं, वो कहां हैं? हम 75 साल के हो गए, अब आप यंग नहीं हैं। अगर डेमोग्राफिक सेंस से आप देखें तो 75 साल का मतलब होता है एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक का एक लंबा सफर तय करना। और उस लंबे सफर में लोग कहां खड़े हैं, यही मेरा मूल सवाल है। इस लोकतंत्र में अधिकतम संख्या वाले लोग कहां खड़े हैं? उनका क्या से है इस लोकतंत्र को चलाने में? क्या मुट्ठी भर लोग इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं? और वो उस गठजोड़ को क्या हम ये नाम दे सकते हैं कि कुछ ही मुट्ठी भर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन? क्या ये तीन नेक्सस है जो मुट्ठी भर पूरे इंडियन पॉपुलेशन का कंसिस्ट करता है? क्या वो पूरे सिस्टम को चला रहा है? और अगर पूरे सिस्टम को चला रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो पहली परिभाषा हमने कहा, या गणतंत्र की जो पहली परिभाषा हमने बताई, कि क्या इस लोकतंत्र या गणतंत्र में लोग सही मायने में मूल में है क्या? या लोकतंत्र केवल कहने के लिए रह गया है? क्या गणतंत्र केवल कहने के लिए रह गया है, जबकि इसके आड़ में मुट्ठी भर लोगों का एजेंडा, आइडियोलॉजी और फायदा उठाने की पूरी व्यवस्था चल रही है? यह सवाल आपको करना होगा। और जब तक यह सवाल नहीं उठता है और जब तक लोग केंद्र में नहीं आते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि यहां का जो अधिकतम संख्या वाले लोग हैं, जो गरीबी से पीड़ित हैं, जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, जो अन्याय से पीड़ित हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। और अगर आपको भारत को विकसित बनाना है, अगले जो 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे अपनी आज़ादी का, अगर ये करना है तो उन्हें केंद्र में रखना होगा। और अगर वो केंद्र में नहीं है, सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक अगर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपके समाज में असमानता, अन्याय, गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, ये आपके रिपब्लिक की विशेषता बनी रहेगी। कुछ लोगों के केवल अचीवमेंट के बेसिस पर, मुट्ठी भर लोगों के अचीवमेंट के बेसिस पर आप एक मुकम्मल गणतंत्र या लोकतंत्र नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। अगर लोग चाहें, यहाँ के लोग ये समझें, यहाँ के नेता समझें, ब्यूरोक्रेट समझें, बिजनेसमैन समझें, तो ये संभव है। इस बात के लिए आपको निश्चिंत रहना होगा और सकारात्मक रहना होगा। बदलाव संभव है, बदलाव करने वालों की जरूरत है। तो दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सवाल जरूर पूछिए।
पूछिए कि लोग कहाँ खड़े हैं, लोगों का शिक्षा कहाँ खड़ा है, रोजगार कहाँ खड़ा है। हम किसी सरकार के तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे, हम सारे सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं जो 1947 से लेकर और उससे पहले 1946 में जो चुनाव हुआ उस समय से लेकर अभी तक के सारे सरकारों से मेरा सवाल है कि क्या इस गणतंत्र या लोकतंत्र में लोग केंद्र बिंदु में हैं क्या? आप भी जवाब दीजिए, उनसे भी जवाब पूछिए और इस पर बात विचार करिए, सवाल उठाइए, सवाल करिए और हमारे वीडियो पर भी आप कमेंट करिए, अपना विचार लिखिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कंटेंट ठीक है तो लोग को शेयर करें और अपना विचार लिखें, सकारात्मक और एनालिटिकल विचार लिखें। आप इस बात से परेशान ना हो कि हम जो कह रहे हैं वही आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो वो सही है। आप अपना भी पॉइंट लिखें, आप अपनी भी बात को रखें, लेकिन उसको तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं। तो हमें इजाजत दें। नमस्कार।